तो ये है राजनीतिक बयानों का शोर। सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं वो चारों मेहमान आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। प्रदीप बैस साहब हैं, बीजेपी के युवा चेहरे हैं। राज शर्मा जी कांग्रेस के आक्रामक चेहरे हैं। जगदीश जी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के चेहरे हैं, अनुभवी चेहरे। और साथ ही हमारे साथ आलोक जी इस कार्यक्रम का हिस्सा है, राजनीतिक विश्लेषक है, राजनीतिक पंडित है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आलोक जी, चर्चा की शुरुआत आपसे। राज जी मुस्कुरा रहे हैं, नारियल की तरह हैं, बाहर से सख्त अंदर से नर्म। आलोक जी, मनमोहन सिंह ने तोड़ा मौन, वो कह रहे हैं मुद्दे रहे गौण, गलत कह रहे हैं? नहीं, ये बात मनमोहन सिंह जी जब कुछ बात कहेंगे तो मैं कैसे कहूंगा कि गलत कह रहे हैं। मनमोहन सिंह मतलब कम बोलते हैं लेकिन ठीक बोलते हैं। लेकिन मेरा प्रश्न ये है, कांग्रेस जवाब देगी उसका, कि मुद्दे बनाने में विपक्ष बनाएगी भूमिका या सत्ता पक्ष बनाएगा? लोकतंत्र में मुद्दे विपक्ष बनाता है चुनाव में जाने में, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने 14 में बनाया, ठीक है ना। उसके बाद कांग्रेस को बनाना था क्योंकि कांग्रेस गठबंधन है वो, इसलिए मुद्दे बनाने का रोल सत्तारूढ़ दल का नहीं होता। तो इस तरह की जो चिट्ठी लिखी गई है उसका कोई सियासी असर पड़ता है जो मनमोहन सिंह ने लिखी? देखिए, असर तो चुनाव के बाद दिखाई देगा, लेकिन असर डालने के लिए तो लिखाई गई है। भाई मनमोहन सिंह रहे सिख नेता और 10 साल के प्रधानमंत्री, तो कांग्रेस ने अपना वो तीर चलाया है पंजाब में, अब उसे चलाना भी नहीं है। लेकिन मनमोहन सिंह को अगर कांग्रेस पार्टी थोड़ा और एक्टिव रखती, थोड़ा उनको 10 साल में जो उनके कार्य थे, अब तो उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन 14 से बाद में भी वो थोड़ा सा सक्रिय नहीं रहे, तो राजनीतिक रूप से वो सक्रिय नहीं है स्वास्थ्य कारणों से, तो उनका कितना प्रभाव पड़ेगा। लेकिन ये तो तय है कि मनमोहन सिंह को पसंद करने वाले लोग एक वर्ग तो होगा ना पंजाब में, और उन्होंने मनमोहन सिंह की चिट्ठी लिखवा करके या मनमोहन सिंह जी ने लिखी नहीं, लिखवा करके मतलब मैं समझा नहीं आपकी बात। नहीं, अब देखिए, अगर वो लिखने लायक है, स्वास्थ्य सही है तो लिखी गई है, अगर स्वास्थ्य सही नहीं तो लिखवा करके, दोनों एक ही बात है। अगर उनकी कंसेंट है तो चाहे वो हाथ से लिखे चाहे मुंह से बोले, बात एक ही है। तो मनमोहन सिंह जो बोले हैं, जो कहे हैं, ये बात मैं मानता हूं, लेकिन ये गलती कांग्रेस की है। कांग्रेस से जो मुद्दे तय किए, जो अपने घोषणा पत्र में कहा, उसने मुद्दों को गौर कर दिया। कांग्रेस ने कहा कि हम अमीरों से पैसा लेके गरीबों को देंगे। अब आप बताइए, अमीर भी कांग्रेस के समय में ही बने थे। तो यानी आप इस बात को मान रहे हैं ना कि ये 7 के 7 चरण मुद्दे गौण ही रहे? नहीं, मैं मानता हूँ लोकतंत्र में मुद्दे नेता उठाए ना उठाए, जनता के पास मुद्दे पता होते हैं, और ये मुद्दे उठाए या ना उठाए, मुद्दों के आधार पर जनमत आता है हमेशा। कभी नहीं होता कि मुद्दों के आधार पर नहीं। तो आपका आकलन क्या कह रहा है? मनमोहन सिंह का जो पत्र है कुछ ज्यादा असर नहीं डालेगा सियासत की पिच पर, खासतौर पे पंजाब में? मुझे लगता है कि अगर वो सक्रिय राजनीति में होते तो शायद ज्यादा डालता। ठीक, राज जी बिल्कुल नहीं डालेगा। ओके, ये कहना ठीक है। राज जी वो ये कह रहे बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, और आलोक जी और उनका तर्क जो मुझे समझ में आया कि ये चिट्ठी लिखी नहीं लिखवाई गई है। तो इसका मतलब ये है, अगर आलोक जी का कहने के अनुसार तर्क ये है कि लिखवाई गई है, तो मोदी जी जो बोला कि ये भूचाल आ जाएगा, मैं ये कर दूंगा, तो ये किसने बुलवाया? यानी मोदी जी नहीं बोलते। ये क्या मतलब है कि मैं ये कह दूं आलोक जी ने बोला नहीं, ये तो बुलवाया गया? क्या बात है। हम लोग सिविलाइज लोग हैं भाई, पढ़े लिखे लोग हैं। आलोक भाई, आप जो बोल रहे हो मैं उसको मान लूं, अब मैं कह दूं आपसे बुलवाया जा रहा, मतलब क्या है? अरे लिखी किसने चिट्ठी? आप बार बार कह रहे मनमोहन सिंह जी, फिर उसमें क्या है, लिखवाई गई या लिखी गई? अरे नहीं, इस चिट्ठी का क्या असर पड़ेगा राज जी, क्या लगता है आपको? बहुत बड़ा असर पड़ेगा साहब। जैसे कि बात तो बताऊंगा मैं आपको, मनमोहन सिंह साहब का एक सम्मान है, और बीजेपी के लोग भी सम्मान करते हैं साहब। मैंने ऐसे नेता सुने हैं सांसदों को जो उनकी तारीफ करते हैं, और लफ्ज थे, हंसे भी थे, का सार्वजनिक उसमें तो कुछ भी कह दो, लेकिन यार वेल लर्नर्ड है वो, ऐसे कहते हैं। देखिए, पढ़ाई लिखाई की इज्जत है हमारे देश में, लोग मानते हैं उन्हें। और एक और बात है, मैं भी तो बहुत वो भी तो माने थे इस बात को कि हम नाकामयाब रहे, और मुझे अच्छी तरह याद है 2014 में जब चुनाव हारने के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उन्होंने ये बात बोली कि हम भ्रष्टाचार को रोकने में, महंगाई को रोकने में, ये हमारी हार का कारण रहा। ये जी जा रही है उनकी, ये ओरिजिनल कितने भी इंची का होगा, वो सीना है ताकतवर, अगर कोई मान ले। अगर ये जैसे मैं कहता हूं कि 2014-2019 में भारतीय जनता पार्टी को हमारा विकल्प चुना पब्लिक ने भाई, और अभी हम कुछ भी कह रहे हैं, हमारी बात पब्लिक पे असर कर गई होगी, हम जीत रहे हैं।
बीजेपी की करी होगी, बीजेपी जीत जाएगी। लेकिन याद रखिएगा, पढ़ाई करने वालों की इज्जत होती है। आप कहीं अगर चोर भी पकड़ा जाता है, अगर चोर कह दे मैं एमएससी हूं, तो दरोगा जी थोड़ा रहम करते हैं, यार पढ़ा लिखा है, काय करता है ऐसे काम। तो मनमोहन सिंह साहब की इज्जत है। अब आलोक भाई कुछ भी कह दे, बात तभी अलग है। आपके शासनकाल में सबसे ज्यादा महंगाई दर थी। सर हमारे यहाँ कबीर की भी इज्जत है, अंगूठा टेक। हैं? हमारे यहाँ कबीर की भी इज्जत है, अंगूठा टेक थे वो। ये में नहीं, नहीं, पढ़ाई की इज्जत है। हाँ, यानी हमारे आप तो यहाँ हम अलग अलग हैं। अनपढ़ की भी इज्जत है। आप किस देश के हो? मैं तो इंडिया का हूँ, भारत का हूँ। नहीं, आप बताओ भाई, कहाँ आप के इंडिया के हो? हो गए, मेरे मैं यहाँ तो क्या भारतीय होता है? हूँ। नहीं, मेरे यहाँ क्या होता है? कबीर आप ही के हैं क्या? नहीं, क्या अरे आलोक मैंने भाई, आपको बात बताइए, आप तो हमें ना, पाकिस्तानी बना थोड़ा देते थोड़ा हैं। आलोक भाई, आज मैं कह रहा कि हमारा देश बड़ी विषम स्थिति से गुजर रहा, कभी तो सीरियस रहना सीखना पड़ेगा। हर वक्त हम चिल्लाएं, मेरी बात मेरा क्यों है ऐसा, मैं क्या करूं? अरे ना, आप ठीक है, आप लोगों को मतलब ही क्या देश, आप तो बच्चा अपना मत, बस चलते रहो अपना, आगे की बातें करते रहो, यही करते रहते हो आप। राजनीति व्यक्तिगत मत होइए प्लीज, व्यक्तिगत अरे नहीं। आपसे मत देखो। एक बात, पहली बात तो आलोक भाई, मैं विनम्र निवेदन कर रहा, मैं एक जिस माध्यम से आप बैठे उस माध्यम को कहता हूं। आलोक भाई नाम लेना जरूरी है। आप मुझे राज शर्मा कहोगे, मुझे कतई बुराई नहीं, क्योंकि मैं एक मुखोटे के रूप में हूं यहाँ। बस मेरा कहने का मतलब है, आप ईमान से बताना आलोक भाई, मनमोहन सिंह साहब की और अगर मोदी जी का कंपेयर किया जाए तो बताइए, उनकी इज्जत होती थी यार, फॉरेन जाते थे, मैंने वो वीडियोस देखी। यानी राज जी कह रहे हैं, ओके राज जी आपने सवाल उठाया, आलोक जी जवाब दीजिए कि भाई वो कह रहे हैं 10 साल वर्सेस 10 साल वाला मामला भी है। नहीं, मैं मानता हूँ बिल्कुल। जल्दी से फिर मैं प्रदीप जी और जगदीश जी के पास जा रहा हूँ। 10 साल में मनमोहन सिंह बहुत बढ़िया प्रधानमंत्री, मैं मानता हूँ, वेरी नॉलेज, लेकिन इकोनॉमी को 12वें नंबर से 11वें नंबर मिला था, एक कदम चले थे। और ये जो प्रधानमंत्री जी हैं जिनको लेके कांग्रेस कहती है कि पढ़े लिखे कम है, ये 11वें नंबर से 5वें नंबर पे इकोनॉमी पे ले आया। हम नहीं कहते बताइए, हम पढ़ा लिखा चल रहे हैं या चाय वाला ने? हमको सर्टिफिकेट देगा। अरे हमारे लिए मनमोहन सिंह और मोदी में कोई अंतर नहीं है। अरे आलोक भाई, देश को हम सर्टिफिकेट देंगे पढ़ाई का? अरे डिग्री तो यूनिवर्सिटी देती है भाई। अरे हम क्या करें? कबीर को अब उनके पास डिग्री नहीं है, डिग्री के तो ये मेरी कबीर का अपमान नहीं कर सकते। अरे भैया अरे आप मेरी बात, आलोक भाई, राज जी बुरा तो नहीं मानोगे, एक सवाल पूछूं आपसे? हाँ पूछिए। पक्का बुरा तो नहीं मानोगे? श्योर। ये इंदिरा गांधी जी कितना पढ़ी हुई थी? या पढ़ी लिखी थी, ये तो मैं भी नहीं बता पाऊंगा। देखो सच बोलता हूँ मैं, पर आप पूरी बात सुनिएगा। नहीं मैं थोड़ा सर्च करिएगा इसका। हाँ, मैं बोलता हूँ, आप लोग जो बोलते हो ना सर, नहीं, देखिए जनता बहुत सीरियसली लेती है इन सब चीजों को, मैं इसलिए कह रहा हूँ। पहले मेरी बात सुनिए, मैं इस बात को बीच में नहीं लाना चाह रहा था। नहीं, अगर पैमाना यही होता है, यही पैमाना होता है तो देश के आप बताओ इंदिरा गांधी जी की क्या डिग्री थी? सर मैं वही तो पूछ रहा हूँ आपसे। आप जब ये कहते हो कि देश के प्रधानमंत्री की डिग्री दिखाओ, तो मैंने आपसे पूछ लिया कि इंदिरा गांधी जी कितनी पढ़ी हुई थी। मेरी वो बहुत, मैंने गलत सवाल पूछ लिया आपसे? फिर बहुत पढ़ी लिखी थी। तो सर एक मिनट, थोड़ा सर्च करो, गूगल देवता की शरण में जाओ, गूगल देवता की शरण में जाओ, और पैमाना अगर यही होता कि कौन कितना पढ़ा लिखा है, तो फिर उस हिसाब से पहले डिग्री दिखाओ और फिर देश के प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ो। अगर वो इतनी पढ़ी लिखी थी कि किसी भी जनता ने, किसी भी नेता ने उनकी डिग्री पे सवाल नहीं उठाया। सर उस वक्त के दौर की सियासत ये नहीं थी जो आप लोग कर रहे हो। तो फिर हम उसी तक की बात कर ले जो तो हम जानते हैं। मैं मुद्दों पर रहना चाह रहा हूं, आप लोग मुझे नहीं भटका पाओगे, ये राजनीति नहीं है साहब, ठीक है ना? यहाँ पर मैं, हाँ, आप लोग मुझे नहीं भटका पाओगे, मुद्दे पर ही हूं, मुद्दे का ही सवाल भटका देंगे झूठ क्या कहते। नहीं राज जी रुक जाइए ना प्लीज। प्रदीप जी कैसे आप? अरे सर, मैं तो अपनी महादेव की नगरी काशी में हूँ। मैं तो सोच रहा था कि नमो घाट से कार्यक्रम कर देता, सबको गंगा मैया के दर्शन हो जाते, लेकिन आपकी टीम आपकी तरह इतनी सख्त है कि हमको एकदम मानना पड़ा। कैसे न कैसे इंतजाम करके मैं कमरे में आया। बैकग्राउंड से ध्यान मत दीजिएगा, मैं एक लिट्टी चोखा की दुकान में हूँ। नहीं, हर हर महादेव हमारी तरफ से भी, और हमारे दर्शक भी हर हर महादेव। लेकिन एक बात प्रदीप जी, आपके माध्यम से आपके सारे दर्शकों को काशी में आमंत्रित करता हूँ कि आप आइए, एक बार बाबा का प्रसाद लीजिए, दर्शन कीजिए। हाँ। आपका जन्म, आपके जो है मोक्ष कटे, आपके जो है आपको मोक्ष की प्राप्ति हो, आपके दुख हटे, आपके दुख कम हो, आपके जीवन में प्रसन्नता आए। सर कहाँ मोक्ष की प्राप्ति? अभी एक मिनट अभी राज जी। अरे प्रदीप भैया क्या कह रहे हो? अरे प्रदीप भैया क्या कह रहे हो? मंगल कामना कर रहा हूँ मैं काशी। नहीं ठीक है,
फिर मैं कामना कर रहा हूँ। नहीं नहीं, मोक्ष की प्राप्ति अभी एक मिनट सर, मैं अभी चुनावी मुद्दे पर रहना चाह रहा हूं। एक बात जानना चाह रहा था प्रदीप जी, वो आपने लेटर पढ़ा जो देश के प्रधानमंत्री को लिखा, पूर्व प्रधानमंत्री ने? मैं एक बार चाहूंगा अपने सहयोगी से, ये बड़ा दिलचस्प मुद्दा है और देश जानना चाहेगा। इस चिट्ठी में जो कुछ लिखा गया है उसके बड़े सियासी मायने हैं। ये चिट्ठी देखिए सर, ये देश के पूर्व प्रधानमंत्री ने, देश के पूर्व प्रधानमंत्री ने मौजूदा वक्त के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है। प्रदीप जी, ये चिट्ठी आपने देखी और इसी चिट्ठी से जुड़ा मेरा सवाल होगा आपसे। प्रदीप जी प्लीज स्क्रीन पर। प्रदीप जी, आपने ये चिट्ठी देखी? ये आपने दिखा दी, मैंने देख ली। आपने देख ली। वो एक अहम मुद्दा, क्योंकि पंजाब चुनाव है, इस चिट्ठी का कोई असर पड़ेगा पंजाब में चुनाव पर? तो मुझे नहीं लगता कि कोई असर पड़ेगा, सीधी और सपाट बात। अच्छा, नहीं पड़ेगा असर। वो ये पूछना चाह रहे थे कि भाई ये किसानों की आय दोगुनी क्यों नहीं? आपने कहा था कि किसानों की आय दोगुनी कर देंगे 2022 तक, तो किसानों की आय दोगुनी हुई? पंजाब की जनता इस वक्त सुन रही है आपको, और वो किसान भी जिनको आपने वादा किया था। पहला सवाल। अगर आपकी अनुमति हो चौधरी साहब, तो मैं जो है एक बात बताना चाहूंगा जी। अगर आपकी अनुमति हो। जी सर। जैसे कि आधार कार्ड से पैन कार्ड कुछ ऐसा लिंक हुआ था, तो 15 लाख लोग पंजाब में से गायब हो गए थे जिन्हें किसान सम्मान निधि मिलती थी। इसका अर्थ यह है कि उनकी टैक्सेबल इनकम होती थी, और वो किसान थे, उनकी टैक्सेबल इनकम होती थी, इसलिए उनको किसान सम्मान निधि के जो पैरामीटर थे उसमें वो नहीं आते थे। ये मैं अपनी तरफ से बना के नहीं कह रहा हूँ, आंकड़े उपलब्ध है। किसान की मौजूदा वक्त में प्रतिदिन की आय कितनी है सर? इतना तो पक्का कह सकता हूँ कि 10 वर्ष पहले से अभी ज्यादा है, और एग्जैक्ट आप अगर डेटा चाहते हैं तो थोड़ी देर में मेरी टीम मुझे सहयोग कर देगी, मैं बता दूंगा। ठीक, थोड़ी देर में आप कलेक्ट करके बताइएगा, क्योंकि फोनो फ्रेंड की सुविधा उपलब्ध है मेरे कार्यक्रम में। दूसरा सवाल आपसे ये कि किसानों की आय दुगनी हो गई, आपने बताया नहीं सर। मैंने कहा कि थोड़ा समय दे दीजिए, लेकिन उससे पहले मैंने ये बोला था कि वर्ष 2004 से 2014 तक की जितनी आय थी उससे ज्यादा आय 2014 से 2024 के बीच में है। ठीक, ये जो चिट्ठी देश के मौजूदा प्रधानमंत्री को पूर्व प्रधानमंत्री ने लिखी, आप ये कह रहे हो कि इसका कोई असर नहीं पड़ेगा? अगर देखिए, मैं बिना आपकी अनुमति ये कुछ कहता नहीं। आप ये बताइए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी भाई साहब जो आलोक भाई है उन्होंने कुछ बात कही, राज भाई है, मतलब भाई तो मैं नहीं कह सकता, आदरणीय राज जी है, वो उनकी जो स्थिति है, वो जिस स्वतंत्रता को एंजॉय करते हैं वो अलग है। आलोक भाई जिस स्वतंत्रता पे बात करते हैं वो अलग है, उसी तरह से हमारी भी अलग है। तो वो कांग्रेस का काल था, 55 वर्षों तक का जो शासन का काल था, शिक्षा की, पढ़े लिखों की अदब होता था, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं बदलती। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब जनरेशन बदलती है तो उसके पढ़ने लिखने, श्रवण करने और कमेंट करने की क्षमताएं अलग अलग होती हैं। उसी अनुरूप वो युवा या वो व्यक्ति वोट देता है। प्रदीप जी, मैंने आपसे फिर पूछा कि क्या इस लेटर का कोई असर पड़ेगा, इस चिट्ठी का कोई असर पड़ेगा जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने लिखी है मौजूदा वक्त के देश के प्रधानमंत्री को? शायद जनता कंफ्यूज हो जाएगी, क्योंकि दिल्ली में तो ये आम आदमी पार्टी के साथ थे और पंजाब में एक दूसरे को गालियां दे रहे थे, तो शायद जनता कंफ्यूज हो जाएगी। अच्छा, वही पंजाब की जनता जिसने किसान आंदोलन को जिया है, उसका कोई असर पड़ेगा? मैंने एक जिक्र किया था कि 15 लाख किसान सम्मान निधि से अपने आप से गायब हो गए, क्योंकि उनकी आय किसान सम्मान निधि मिलने वाले विपक्ष ये कहता है कि 700 किसानों की जान उस आंदोलन में गई। ये आंकड़ा सरकार के पास भी नहीं है, तो इसलिए मैं ऑफिशियली नहीं बोल रहा हूं, लेकिन विपक्ष बार बार ये कहता है कि 700 से ज्यादा किसान उस किसान आंदोलन के दरमियान मारे गए, जो जिनकी जान गई। तो उसका कोई असर पड़ेगा? नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि किसान आंदोलन को चलाने के लिए फंडिंग कहाँ से आई थी, इसका पता जब वोटरों कौन कर रहा था सर फंडिंग? अभी रिसेंटली खबरों में रहा कि किस ग्रुप ने कितनी फंडिंग दी थी किसी एक राजनीतिक दल को। आपकी राष्ट्रभक्त सरकार होते हुए बाहर से फंडिंग हो रही थी? सर, जांच जब चलती है या जब इन चीजों पे रोक लगाई जाती है, तो ये जो अपराधी किस्म के खास करके अनुभवी, तो ये जो आंदोलन कर रहे थे वो कौन थे?
किसान आंदोलन आपने बताया कि किसान आंदोलनकारी थे, लेकिन उनकी फंडिंग या उनको जो तो फिर जो फंडिंग हो रही थी तो फिर ये आंदोलनकारी तो नहीं होंगे ना सर? अब सर मैं आपके इस चैनल पे कभी आपके जो बाढ़ आप सजाते हैं, जो चक्रव्यूह आप रचते हैं, शायद मैं बड़ा गर्वित महसूस करता हूँ कि मैं बड़ा कम फंसता हूँ उसमें, लेकिन आपके पीछे सवालों से मैं कभी पीछे नहीं हटता हूँ। तो चावला जी मैं कोई चक्रव्यूह नहीं रचता हूँ सर। जो सवाल होते हैं जो सत्ता से पूछने चाहिए वही सवाल मैं पूछता हूँ। पत्रकारिता धर्म इसे ही कहते हैं। चावला साहब देखिए, आप देखिए अभी किसी एक आतंकी ने एक घोषणा की थी कि 132 करोड़ रुपए हमने किसी पार्टी को दिए थे, वो ओपन पब्लिक ओपन फोरम में। सर जेल में क्यों नहीं डाला अब तक? अरे सर जेल में है तो इतने सारे उनके नेता है तो जेल में। सर मैं उनकी बात कर रहा हूं जिन्होंने किसान आंदोलन के नाम पर देश का माहौल खराब करने के लिए फंडिंग की आपके मुताबिक। तो सर आप बताइए, अभी अब शायद दिल्ली में एनसीआर में हम सभी हैं, पत्ते जिस प्रकार से धीरे धीरे खुलते हैं, आएंगे सभी बारी बारी धीरे धीरे आएंगे। तो यानी आप ये कह रहे हो किसान आंदोलन का कोई असर नहीं पड़ेगा? अब सर ये तो 4 तारीख के बाद ही पता लगेगा, ज्यादा दिन नहीं रह गया, 4-5 दिन की बात और है, और उसके बाद हम बोलेंगे, हम उसी तरह से बोलेंगे जैसे हम 14 के बाद बोले थे, 19 के बाद बोले थे, उसी तरह से 24 के बाद भी बोलेंगे। हम कहीं से पीछे नहीं हट रहे हैं। लेकिन ये वैसे उसी किसान आंदोलन को देश के प्रधानमंत्री ने एक पवित्र आंदोलन माना था, याद है सर? किसान तो हमारा अन्नदाता है, और देश के प्रधानमंत्री ने उसी आंदोलन को खत्म करने की गुजारिश करते हुए 3 कानून वापस लिए थे और माफी भी मांगी थी। निश्चित तौर से लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जनता सर्वोपरि है, जनता जनार्दन है, और जनता जैसा चाहती है वैसा ही होता है। ठीक, यानी आप ये कह रहे हैं कि इस लेटर का कोई असर नहीं पड़ेगा कुल मिलाकर? ये जनता जवाब देगी सर। ये लेटर तो जगदीश जी, कितनी चिट्ठियां आती है। जगदीश जी, आलोक जी एक बात कह रहे थे, वो थोड़ी बात मुझे समझ में भी आई। इनका कहना है ठीक चुनाव में होता क्या, टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण होती है। मनमोहन सिंह जी के साथ मुलायम सिंह यादव जी ने भी काम किया, उनके पास मंत्रालय था, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे उस कैबिनेट के। मैं आपसे एक बात समझना चाह रहा हूं कि क्या वाकई में मनमोहन सिंह जी जैसी शख्सियत और उनके द्वारा लिखा गया लेटर कुछ चुनावी असर पड़ेगा, या फिर आलोक जी कह रहे बहुत देर कर दी हुजूर आते आते और ये लिखा नहीं लिखवाया गया है? देखिए तिलक जी, ये अपना अपनी सोच होती है, और जो लोग मनमोहन सिंह जी के योगदान को इस देश में इग्नोर करें और कह दें बहुत देर कर दी, वो गलत है। मनमोहन सिंह जी ने एज ए फाइनेंस मिनिस्टर इस देश की अर्थव्यवस्था की नींव रखी। उदारीकरण और वैश्वीकरण के बाद जो हम देश की अर्थव्यवस्था की सुदृढ़ नींव रखी थी मनमोहन सिंह ने, और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि इस सरकार ने नरसिम्हा राव जी को भारत रत्न से नवाजा, और उसकी रीढ़ जो है मनमोहन सिंह थे, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर जो है मनमोहन सिंह थे। भारत रत्न नरसिम्हा राव जी को इसीलिए मिला है कि उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, और मनमोहन सिंह इस देश को 10 साल का नेतृत्व दिया। मनमोहन सिंह जी ने बहुत ही जिम्मेदार, और मैं समझता हूं अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने वाला सबसे मजबूत प्रधानमंत्री हुए हैं मनमोहन सिंह जी। और मनमोहन सिंह जी पत्र लिखे और उसका असर न हो, तो मुझे लगता है आलोक जी अच्छे विश्लेषक हैं, और वो पत्र लिखे किसी भी समय ले, हो सकता है समय का हेर फेर हो सकता है, वो उनकी सोच हो सकती है, और जो लिखा है मनमोहन सिंह जी ने बिल्कुल सत्य लिखा है, और उसका 1001% असर पड़ेगा। और आप समझ लीजिए उसका इतना असर पड़ेगा कि इस सरकार ने, आदरणीय मोदी जी की सरकार ने, जो एन केन प्रकार है चुनाव जीतने के लिए सब कुछ दांव पे लगा दिया, विपक्षी नेताओं को जेल में डालने का काम किया, जिससे देश की जनता ने समझा। सर भ्रष्टाचार करोगे तो जेल में नहीं डालेंगे? अरे भ्रष्टाचार करेंगे आप जेल में डालिए, हाँ। और अरे आप भी जेल में डालिए, जो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में रुपया आपने दबा के लिया है 66, उसमें उनको भी जेल में डालिए। हाँ। भाजपा के भी एक नेता को आप जेल में डाल देते तिलक जी, तो हम मानते कि आप न्यायप्रिय प्रधानमंत्री और न्यायप्रिय सरकार है। इतने मुद्दे हैं, सैकड़ों तो नाम गिरा वो जो लाखों करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप, सर वो जो लाखों करोड़ों रुपए मिल रहे हैं घर के अंदर से, वो किसके हैं? फिर वो जिसके हो उनको जेल में डालिए। नहीं तो वो कह तो रहे हैं जेल में उन्हीं को डाल रहे हैं। लेकिन तिलक जी आप बीच में मत टोकिए। नहीं सर, सवाल तो करूंगा ना।
नहीं, सवाल करिए आप। हाँ। लेकिन जिन लोगों के पास रुपए मिले हैं उनको डालिए, लेकिन आपने जिनको प्रधानमंत्री ने कहा कि चक्की पीसिंग 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला, एक दिन पहले का, दूसरे दिन आपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया। आपके दल में चला जाए तो आप उसको कहते हैं कि ये बड़ा पाक साफ धुला है। एक भी भाजपाई को आपने जेल में डाला होता तो वही तो कह रहे हैं आलोक जी, कह रहे हैं कि भाई अगर आप चाहते तो मुद्दों पर चुनाव होता, विपक्ष का काम होता है मुद्दों के आधार पर चुनाव आए, आप उसमें नाकाम रहे, जो आलोक जी कह रहे हैं। तिलक जी, आप यही सौभाग्य की बात है इस देश के लोकतंत्र को। इस देश के लोकतंत्र को तो गिरवी और पंजे में जकड़ लिया था बीजेपी ने, लेकिन ये जनता लड़ी है इस बार चुनाव, और इस बार देश की जनता ने लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, संवैधानिक अधिकार बचाने के लिए, इस लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए देश की जनता चुनाव लड़ी है, भटकने वाली नहीं है। तिलक जी, आप चार को देखिए, आगे देखिएगा, 57 सीटों में चुनाव हो रहा, बीजेपी साफ हो रही है। देश की जनता, आपको लगता है कि मुद्दे के आधार पर चुनाव हुआ है 7 चरणों में? जी, मुद्दे उठे इन 7 चरणों में? सारे के सारे मुद्दे हैं। क्या मंगलसूत्र, हिंदू मुसलमान, मच्छी मटन, ये मुद्दा था? तिलक जी, विश्वास करिए, मुस्लिम आरक्षण ये मुद्दा था सर? मेरी बीच में टोकिए तो जवाब देने दीजिए तिलक। नहीं, मुस्लिम आरक्षण आपके सांसद ने बोला। नहीं, मेरी बात सुनिए आप, मैं जो बोल रहा हूं उसको आप सुनिए जी। जो मुद्दे चुनाव में रहे उनके बारे में बात कर रहा हूं, जो विपक्ष ने उठाए हैं। संविधान के संरक्षण, संविधान को इन्होंने कहा हम 400 पार करके संविधान को बदल देंगे, उसको बचाने के लिए देश की जनता लड़ी है। देश जिन्होंने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, आलोक जी आपकी मुस्कुराहट की वजह जान सकता हूं? रोजगार हो गया, उसके लिए देश की जनता लड़ी है। इन्होंने जो भ्रष्टाचार किया इलेक्टोरल बॉन्ड में, उसके लिए देश की जनता लड़ी है, और देश की जनता ने इनको उतार के फेंक दिया। आप विश्वास करिए तिलक। आलोक जी, आप कह रहे मुद्दों के आधार पर चुनाव नहीं हुआ, जगदीश जी कह रहे मुद्दों के आधार पर चुनाव हुआ। मुद्दों में चुनाव हुआ आलोक जी, बिल्कुल ईमानदारी से बताएं। नहीं, देखिए हमने एक बात कही, जनता मुद्दों पर ही लड़ती है, लेकिन विपक्ष के मुद्दे नहीं उठाए। जनता तो मुद्दे पर रहेगी, जनता के पास है, अपने मुद्दे उठाना जानता है। नहीं, आप आलोक जी इस बात को स्वीकार करिए। अभी 9 महीना तो नहीं है, 9 महीना तो माँ के घर में बच्चा रहता है तो रोना जानता है केवल। अखिलेश भाई का तो पीडीए भी 9 महीना पुराना है मैक्सिमम, तो 9 महीने में क्या असर करेगा पीडीए? मैं खरी के रहता हूँ तो फिर कहेगा लो भाजपा के आप एजेंट है, भाजपा से पैसा लेते हो, ठीक है, लेकिन मैं बोलता हूँ जो लेते हो या न लेते हो आप जानो आलोक जी, मैं क्या जानूं? मैं खुला अभी दिखा दूंगा, अकाउंट दिखा सकता हूँ। नहीं तो आप मुझे मैं आपको बहुत ईमानदार समझता हूँ, आप जबरदस्ती अकाउंट दिखा, आप जो दाढ़ी का वाली बात नहीं करता, कमा लेता हूँ सर, मैं आपके ऊपर कोई आरोप नहीं लगाता। ठीक है तिलक जी, मेरे कहने का सिर्फ ये मतलब है कि विपक्ष ने जो भारतीय जनता पार्टी 10 साल से सत्ता में है उसको लाइन और लेंथ के आधार पर बॉलिंग नहीं की। कांग्रेस का घोषणा पत्र माइनॉरिटी की तरफ झुका हुआ रहा, समाजवादी पार्टी का पीडीए 9 महीने से ज्यादा नहीं रहा। 9 महीने तो घर में बच्चा रहता है, रोना सीखता है केवल। तो पीडीए का असर नहीं पड़ा, आप ये कह रहे हो? बिल्कुल नहीं पड़ा, ऐसा ही है जगदीश जी? ऐसा है ना तिलक जी, ये 4 के पहले नहीं मानेंगे, वोट पे वोट दबा देने से नहीं बात बनती। इनको एहसास हो जाएगा पीडीए ने क्या कर दिया है, एहसास आपको होगा 4 तारीख को। पीडीए कितना बड़ा काम किया है आपको 4 तारीख को पता चलेगा। आपने पीडीए के लिए क्या किया है बयानबाजी के सिवाय? हमने जो किया होगा वो जनता से जवाब देगी। हम इस तरह फालतू की बकवास नहीं करते हैं, हम इस तरह की अल्पसंख्यकों के साथ क्या करते हैं? आपका एसटीएसएम कहते हैं कि मुसलमानों के लिए आरक्षण आएंगे, और आप जानते हैं भारतीय संविधान में आरक्षण सेकुलर नहीं है, मुखौटा बहन के नहीं बैठते हैं, हम अपने मुद्दे उठाते हैं, अपने मुद्दों पे बात करते हैं। आरक्षण मुद्दा है कि नहीं है? हमारा मुद्दा है आरक्षण लोकतंत्र की रक्षा के लिए है। ये जो भारतीय जनता पार्टी ने सारे मुसलमानों को ओबीसी बना दिया। आप केवल भाजपा, आलोक जी बैठ गए आके भाजपा की बात करने के लिए, भाजपा के एजेंट एजेंडा चलाने के लिए, वो मैं नहीं चलने दूंगा आपको। आप चिल्लाते रहिए, आपका एजेंडा चलने वाला यहाँ नहीं है। हम बोलते हैं सच,
अब सच आपको नहीं बर्दाश्त है, आप जाने नहीं, सब चुभता है, हर आदमी सत्य सब कहता चुभता है। है। आपका बहुत सत्य तेज। भी पता चल जाएगा कि आप तिलक कितने जी का सच भी सत्यवादी चुभता हैं। है। ओके जगदीश जी, आलोक जी, एक मिनट राज जी रहेंगे और फिर प्रदीप जी आपके पास आ रहा हूं। राज जी, ये 1 तारीख को बैठक बुलाई है इंडिया ने, आपके गठबंधन ने, हाँ, वो रणनीति तय करनी है ना। क्या दूल्हा तय कर रहे हो? ये रणनीति बना रहे हैं कि भाई जैसे अब देखिए 4 तारीख को मामला फतह है हमारा, बिल्कुल फतह है, फतह हुआ है? नहीं, फतह है, जीत है, निश्चित है। तो फिर 1 तारीख को दूल्हा तय कर लोगे? नहीं, वो हम कर लेंगे, वो आपको क्यों बताऊं, वो नहीं तो strategy है। आपको भी नहीं पता मैं ना आपको सर, नहीं इसलिए कह रहा हूं। बताऊंगा, क्योंकि आप भी आलोक भाई के खास हो, मैं आपको बताऊंगा नहीं, ही। मैं तो आपका भी खास हूं सर। नहीं, आपके लिए तो एक बात कह दूं, जीने का हक इस जमाने में उसी को है जो इधर का लगता रहे आलोक जी का हो जाए। हाँ, तो आप ये कह रहे हो कि मैं आलोक जी का हूं, ठीक है, आप नहीं, जनता को हाँ। तय करने दीजिए। राज जी, बस, आप हाँ, मेरे नहीं। सवालों को घुमाइए मत, मैं नहीं, आपकी नहीं, काबिलियत बात। से वाकिफ हूं। नहीं, हाँ, तो कह मुझे रहा, सिर्फ उसका उत्तर दीजिए। वो मीटिंग बैठाना जरूरी था। हाँ। वो जरूरी है मीटिंग बैठाना, उसमें और भी बातें होंगी और सारी बातें डिस्क्लोज नहीं करनी है चैनल पे। हाँ। इसको समझिए आप, क्योंकि यहाँ पे प्रवक्ता बैठे होते तो ठीक था, आलोक भाई भी बैठे। हाँ। अच्छा, ये आलोक भाई हर जगह मामला वो कर रहे हैं। देखिए अभी आलोक भाई बायस होके बैठे थे, लेकिन मैं एक बात ये 1 जानना तारीख चाह को रहा क्या था। होने वाला है? 1 तारीख को क्या बैठ के बात करेंगे, सब बात करेंगे भाई, अब जीत रहे हैं, कैसे क्या क्या हमें इम्प्लीमेंटेशन करना है, हाँ। क्या करना है और कब करना है, क्योंकि जिम्मेदारी बढ़ गई। 10 साल देश को बर्बाद करा इन्होंने। आलोक भाई जैसे लोग भी बिगड़ गए। वो पूछ रहे हैं ममता दीदी आ रही है 1 तारीख तो? अरे वो आएंगे, आपको क्यों बताऊं आलोक भाई। अच्छा, 1 आपको तारीख क्यों को बताऊं? ममता दीदी आ रही है कि नहीं आ रही है, वो सिर्फ इतना जानना चाह रहे हैं। मेरी बात नहीं हुई है, अगर अभी ऊपर से पता कर नहीं लूंगा आ रहे। और कल परसों फिर बैठ जाएंगे। नहीं, फिलहाल तो अभी यही खबर है कि ममता दीदी नहीं आ रही है। नहीं, आएंगी भी नहीं तो क्या, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अभी वो तो कुछ कोई फर्क declare नहीं पड़ना आपको, ऐसा कोई डिक्लेयर नहीं हुआ है। आप पुराने जमींदार हो। मगर यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे दिक्कत क्या है, आलोक भाई जैसे लोग बैठे हैं। आलोक भाई एक बात कहूँ, आप पे गुस्सा कभी भी अच्छा नहीं लगता है। आप खामों को बन रहे हो जीवन में। आप कभी भी मेरी बात सुन लेना, बीजेपी वाले बड़े तेज है, वो प्रदीप भाई को ही आगे बढ़ाएंगे। मैंने बहुत विश्लेषक देख लिए, 1.5 साल से कोई बन नहीं पाया। व्यक्तिगत छोड़ दीजिए सर। अरे आप तो नाराज हो जाते हो, नाराज क्यों होते हो? राज जी, मुद्दे पर रहिए ना। मनमोहन सिंह, वो वही तो कह रहे हैं आलोक जी। अच्छा, मनमोहन सिंह जी का तो जवाब नहीं भाई, उनका लेटर का बड़ा बड़ा प्रभाव पड़ेगा, देख लेना। ये तो मुझे आलोक भाई पे बड़ा तरस आया कि जब ये कह रहे हैं उनका पता नहीं चलेगा, लिखवा दिया। देखिए, थोड़ा सा पूर्व प्रधानमंत्रियों के लिए कहने की एक आदत डालो। पता नहीं सही तो से। प्राइम मिनिस्टर रहे, आप कैसी बात करो, हमें तो प्राइम मिनिस्टर है, उनकी आवाज सुनने के लिए तरफ के सोनिया गांधी इतने के शर्म की बात सोनिया है। गांधी हाथ मिलाते हुए सोनिया गांधी कितनी शर्म की बात है, आपको शर्म नहीं आ रही ये बात नहीं, कहते? बिल्कुल नहीं आती। क्या आत्मा मर गई आपकी? मर गई? हाँ, बिल्कुल। आंसू सूख गए? बैठा हूँ, बिल्कुल। कैसी क्या बात बोलिए, कर रहे हैं आप? जो है, ये परिपाटी क्यों डालते हैं आप? मनमोहन सिंह क्यों डालते हैं परिपाटी? वो प्रधानमंत्री को गाली देना आप लोग ने कहां से सीख लिया? अरे आप तो इतने लड़ने लगते हो, पढ़े लिखे इंसान हो। गुस्सा न क्या करो। ऐसा इंसान जो गवर्नर रहे हो, फाइनेंस मिनिस्टर रहे हो, प्राइम मिनिस्टर रहे हो, और आप उन्हें कह रहे क्या होता है? प्राइम मिनिस्टर याद करते हो, पीवी नरसिम्हा राव को नहीं। पहले मेरी बात क्या बात करते हैं आप? आप पहले तो पूर्व प्रधानमंत्रियों के नाम लेने का तरीका सीखे आलोक। अरे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप बताइए क्या करो। जैसे मनमोहन सिंह के पैरों में गिर पड़ो। आपको मेरी बात सुनो, आप बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन आप क्या, जब आप प्रदीप भाई जैसों की संगति में आते हो, आप अरे भैया, सीधी बातें कभी करते मिला हो। नहीं प्रदीप भाई से, हैं? किसी से नहीं मिला मैं, किसी अरे बीजेपी नहीं, नेता से आज मैं तक आपसे नहीं मिला विश्वास ही मैं। नहीं करता। अरे नहीं, आप मिलते हो, नहीं, फोटो दिखाओ, आपसे कहलवाते हैं ये बात। फोटो दिखाइए, आपकी ये जुबान है ही नहीं। फोटो दिखाइए। आपको ये लोग मिलते हैं, बीजेपी नेता वो से नहीं सिखाते मिला हैं, आप इन्हीं की जुबान बोलते हो। आप मैं वरना किसी अपनी जुबान बीजेपी से नेता से नहीं गलत मिला बात, आज तक। आप मैं गैर राजनीतिक व्यक्ति हूँ। आप मेरी बात सुन लीजिए, आप इनकी बातों को मानते हो, किसी नेता से मेरी नहीं बात को मिला। मानिए। आप प्रदीप भाई से मिल लेते हो, जो प्रवक्ता नहीं सबसे मिले। मिलते हो, कह रहे तो किसी मुझे क्या बीजेपी कहना, नेता से आप नहीं ऐसे मिला कह नहीं मैं। सकते, मैं मान ही नहीं सकता बस कि अपने आपके राहुल जुबान गांधी हो। से मिला था, मैं आप मिल रहा हूं प्रधानमंत्री उनसे। जी के लिए कुछ हमने नहीं कह कहा सकते, कैसा तो बोलते हो भाई? मनमोहन सिंह साहब के लिए आप कुछ नहीं कह अच्छा, सकते हंसी ये सुनिए, प्रदीप भाई की आवाज होगी। राहुल गांधी से इधर सपने सुन लीजिए, मिलो। या और प्रवक्ता की आवाज वो होगी। हड़का रहा था सपने में। नहीं, आप मिले। राहुल गांधी से सपने और में अभी मिला था जगदीश सर। भाई ने कहा था हमने कहा आपकी देश को इंटीग्रिटी कैसे डाउटफुल ले जाओगे है, आप? आपकी इंटीग्रिटी डाउटफुल है। और एक और बात सुनिए, आप कुछ करिए, मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं,
लेकिन अब विश्लेषक हो, सही बात करिए, क्या लेन देन होता है मैं हमें क्या कोई मतलब गलत कह रहा हूं, नहीं। जगदीश भाई, बताइए मुझे। हमें कोई लेना देना नहीं है। आप क्या लेते हो, हमें क्या लेना, आप मगर बोलो भाई सही। बीजेपी वाले प्रवक्ता भैया अरे ले लो, लाइव 10% कैसे बोले, लेते हो? आप लेते 300, आप सफाई दो। बोलते 900 का हो, तो ये गलत है। अरे खामखा में कांग्रेस वालों को लगता है, सत्ता वालों को लगता है माल पी अरे रहे हैं, भैया, और तुम लोग भाई मेरी देखते बात तक नहीं हो। अच्छा, आप सुधरोगे कब, ये बताओ पहले। अरे साहब, आप बताइए हम मनमोहन सिंह जी के कहाँ लेटर का पहले बताइए। राज भैया, वो पूर्व प्रधान पहले बताइए, आप एक हमारे मिनट, प्रश्नों का उत्तर फिर मैं दिया कह दूंगा, करिए। मैं व्यक्तिगत हमला आपका करते हैं, चिट्ठा बड़े खोल भाई दूंगा, हमारे। आपकी सारी बातें बता दूंगा अभी। बता दीजिए। नहीं, आप ये बताइए, मनमोहन सिंह जी ने जो चिट्ठी लिखी, क्या वो साधारण आदमी है, पहले बताइए। नहीं नहीं, बहुत 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 बड़े आदमी है, मैंने कब कहा कि साधारण है? नहीं, आपने कैसे कहा, वो मौन रहते थे, ये रहते आप नहीं, कैसे मौन लोग, रहते ठीक थे, है, हमें हमें आवाज कोई सुनाई आपत्ति दी नहीं, थी, हमें मगर राहुल गांधी पूर्व प्रधानमंत्री सुनाई देते थे, गाली देते। वो फाड़ते हुए कैबिनेट के डिसीजन। मैं कह रहा हूँ, आपने क्या लिया, राज क्या जी, दिया, आलोक जी, प्लीज मैंने आप सुनते दोनों हैं। को भरपूर वक्त दिया। एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, एक मिनट, बहुत बोल जाते हो। एक मिनट साहब, एक मिनट। आप ये कह रहे हो कि असर पड़ेगा, और आलोक जी कह रहे कोई असर नहीं पड़ेगा। कुल मिला के बात इतनी है, और 4 तारीख को पता चल जाएगा असर पड़ा या नहीं पड़ा। पंजाब के लिए लिखा ना उन्होंने, पंजाब के नतीजे बता देंगे कि भाई वहां आम आदमी पार्टी ने कितना डैमेज किया आपको। हाँ, ये देख। हाँ ठीक। अब एक मिनट प्रदीप जी, कुल मिला के देश के पूर्व प्रधानमंत्री के अगर चिट्ठी का निचोड़ निकालें तो उनका कहना यह था कि वो हेट स्पीच वाला जो मामला था ना, देश के प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। हेट स्पीच, अच्छा, ये तो इनको देखने का नजरिया है। इनके पास तो हेट स्पीच से भी बड़े अस्त्र रहे हैं। अब इनको याद आ रहा है हेट स्पीच क्या होती है। पेड़ गिरे थे तब नहीं याद आया था, पेड़ बड़े बड़े गिरते हैं तो कुछ न कुछ होता है, तब हेट स्पीच नहीं समझ में आई थी। इनडायरेक्टली जब गोलियां चलाई गई थी, 3000 से ज्यादा बेगुनाहों को जिनका कोई दोष नहीं था उनको मार दिया गया था, तब हेट स्पीच का कोई मामला नहीं था। बदली हुई परिस्थितियों में उनको हेट स्पीच दिखाई दे रहा है। तो आधार पे ये बातें करते हैं, और क्या इनका तर्क होता है मेरी समझ से परे है सर। माफी चाहूंगा सर, फोन थोड़ा गर्म हो गया है इसलिए मेरा कैमरा ऑफ है, लेकिन कृपया इसी में एडजस्ट करें। लेकिन ये जो जितनी भी प्रकार की बातें हुई है, जितनी भी प्रकार की ये बातें चली, उस हिसाब से राज जी, मैं आपके बोलने में मैंने बोला नहीं था। काला जी, मैंने इनके बोलने में बोला नहीं। काला साहब, ये गलत बात है, मैं इनके बोलने में नहीं बोला था, यही इनका इम्पेशंस है। प्रदीप जी मैंने फिलहाल उनका ऑडियो भी नीचे किया हुआ है। अच्छा ठीक है। ये क्या है कि धैर्य नाम की कोई भी धैर्य का धाव भी इनके पास नहीं है। जहाँ होता है लड़ाई झगड़े करने के लिए तैयार हो जाते हैं और अपने मन की चाहते हैं। भैया 55 वर्ष तो आप ये कह रहे हो कि जो 6 चरण का चुनाव हुआ, 7वें चरण की तरफ चुनाव बढ़ चुका है, और अब कुछ ही घंटों के बाद 7वें चरण की वोटिंग होगी, यानी कि आखिरी वोटिंग। ये सब मुद्दों के आधार पर चुनाव हुआ। मुद्दों के आधार पर क्या इनके पास, विपक्ष के पास मुद्दे थे? विपक्ष का नेता कौन था, सदन का नेता कौन बनेगा विपक्ष का, ये डिसाइडेड था। इनका मुखिया कौन था, इनके कॉमन मिनिमम कोई प्रोग्राम आज तक सुनाई दिया। कम से कम 7 से 10 बार की तो मीटिंग मैंने सुनी कि शायद इनकी हुई है। गठबंधन का एक स्लोगन तो बना नहीं, लोगो तो बना नहीं। जगदीश जी जवाब देना चाह रहे, जगदीश जी जवाब दीजिए, और फिर उसके बाद प्रदीप जी का फ्रेम आएगा, तो फिर प्रदीप जी के पास भी जाएंगे। जल्दी से जगदीश जी, जो बात प्रदीप जी कह रहे हैं जवाब दीजिए। ये जो है मुद्दों में तो हार चुके हैं। मुद्दे तो हमने सारे मुद्दे विपक्ष के जो है मजबूत जनता के पास पहुंचे हैं। अब ये मुद्दों से हटकर अब चेहरे की बात करने लगे हैं बीजेपी कि अब मेरे पास व्यक्ति कौन होगा, चेहरा कौन होगा। तो चेहरा इनको 4 तारीख को आ जाएगा। चेहरे के परेशान ना हो, हम लोग बैठ करके चेहरा भी ले आएंगे। अभी फाइनल नहीं है जगदीश जी चेहरा? अरे बिल्कुल फाइनल करेंगे, निर्वाचित सांसद फाइनल करेंगे तिलक जी। अच्छा, सांसद तय करेंगे कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा? तिलक जी चेहरे की बात न करिए, मुद्दे की बात करिए इस समय। मैं मुद्दे की बात कर रहा था, ये मुद्दे की बात में ही एक बात है। आप कह रहे हो कि सांसद चयन करेंगे कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। चावला साहब, एक बात मैं और कहना चाह रहा था, अगर आप अनुमति दे दें बीच में तो। जल्दी से जगदीश, जल्दी से प्रदीप जी। राजी, देखिए एक बात मैं बताना चाह रहा था, जहाँ सारी मुद्दों की बात आ रही थी, यहाँ पे अभी हमारे बीच में कोई बहन या कोई महिला वक्ता नहीं है। मैं एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात कहना चाहता हूँ, जिसे हम आधी आबादी कहते हैं, उसने भी वोट किया है और बड़ा जबरदस्त वोट किया है। ये सारे मुद्दे धरे के धरे रह जाएंगे अगर आप बीते 10 वर्षों में उनके। ये साइलेंट वोटर की बात कर रहे हो ना आप? जी हाँ, और उसमें एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर है इज्जत घर, जिसके कारण से उसमें कभी कोई चर्चा नहीं करता है। जगदीश जी बात रखना चाह रहे, जगदीश जी। तिलक जी, मैं बताता हूँ,
मैं बता रहा हूँ इनका साहब, मैं गांव से आता हूँ और मैं गांव में जाता भी हूँ और मिलता भी हूँ, और फैक्ट के आधार पर मैं बोल रहा हूँ। निश्चित तौर पे मैंने ऐसी बहनों को बात करते देखा है जिनसे कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि वो भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी को वो वोट करेंगी। इनकी जो है ना घिसी, इनकी जो धरातल है इनका खत्म हो चुका है, क्योंकि आधी आबादी के विषय में इनके पास कोई एजेंडा ही नहीं है। क्या रोड मैप है आने वाले के लिए? कोई एक बात बता दीजिए जिससे कि आप इसको करेंगे। हमने तो करके दिखाया है। अब मैं जवाब दे दूं इनको? प्लीज जल्दी से जगदीश जी। इन्होंने कहा कि मेरा एजेंडा नहीं है। इन्होंने 10-12 हजार का इज्जत घर की बात की। हम 1 लाख रुपया देंगे आधी आबादी को साल में, और 1 जुलाई को 8400 रुपया उसके खटाखट उसके खाते में होगा। आप कह रहे हैं मेरे एजेंडे में नहीं है। उसकी योजना ये क्या बोल रहे हो प्रदीप जी? आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हो, मैं भी गांव से आ रहा हूँ, और आपने कहा कि हम 6,000 रुपया साल में दिया। हम किसान सम्मान निधि 60,000 रुपया साल में देने जा रहे हैं। 1 लाख रुपया आधी आबादी को देने जा रहे हैं। आप क्या बात करते हो? आप 25 लाख रुपया का बीमा होगा, कैशलेस बीमा होगा, जिससे गरीबों अच्छा, एक मिनट जगदीश जी, ठीक है ना, वो खटाखट वाला मामला ठीक है आपका, खटाखट होगा तिलक जी। नहीं ठीक है, आपने मैं पहली बार खटाखट नहीं होगा, इससे पहले भी आपने कहा था, जब इन्होंने कहा कि किसान सम्मान निधि, आपने कहा कि भैया हम किसानों को देंगे 72,000, कितना 72,000। अब जनता ने कहा कि नहीं, वो खटाखट वाला मामला नहीं चाहिए, वो चाहिए जो 6,000 दे रहा, बाकी बात खत्म। अरे मसला यह विश्वसनीयता का भी होता है ना जगदीश जी, कि कह कौन रहा है। तिलक जी उसके आगे सुन लीजिए प्लीज जल्दी से। उसके बाद इन्होंने जो लोगों को बेरोजगार किया है, इन्होंने अग्निवीर जैसी बेकारी बढ़ाई है, वो सब खत्म करेंगे। ओके, और देश के ओके जगदीश जी, ओके आपकी बात आ गई। हमारे साथ खड़ी है। 1 मिनट प्रदीप जी, इसलिए जनता हमारे साथ खड़ी है। आप ये कह रहे हो कि मुद्दों के आधार पर, एक मिनट, ये पूरा देश इस वक्त सुन रहा है आपको, मुद्दों के आधार पर चुनाव हुआ, आप ये कह रहे हो प्रदीप जी? सर विपक्ष के पास हमारा तो विकास के आधार पर, हमने तो विकास को सर्वोपरि रख करके चुनाव की तैयारी की, और अब जनता तो विकास के आधार पर, उसमें विकास में पैमाना यह भी था कि मंगलसूत्र छीनकर मुसलमानों को दे देंगे। ये तो एनडी गठबंधन वालों का काम है ना। अच्छा, तो ये मटन मच्छी ये सब कुछ विकास में आता है। हम तो जागरूक। एक बात बताइए चलो जी, पिछली बात पे हमारी यही चर्चा हुई थी। प्लीज जगदीश जी का ऑडियो भी नीचे रहेगा। जगदीश जी 1 मिनट। अगर विपक्ष अनर्गल बातें कर रहा है तो क्या हम उस पर जागरूकता भी ना फैलाएं? ये जो भ्रम तो आप ये कह रहे हो ये अनर्गल बातें कर रहे हैं। एक मिनट अनर्गल बातें 1 मिनट, तो फिर ये मुस्लिम आरक्षण की बात कहां से आ गई? अरे सर आप देखिए, बंगाल और राहुल जी का देख लीजिए, पीछे से रिकॉर्ड उठा करके किस प्रकार से दे रहा है और किस प्रकार से इनकी योजना है करने की। ये तो राहुल जी का प्रिय मुद्दा है, मुसलमानों को आरक्षण ओबीसी में से निकाल करके उनको देना। हाँ। और ममता दीदी ने तो करके दिखा दिया है। तो ये मुद्दों के आधार पे हो रहा था चुनाव। लेकिन 1 मिनट, जो विपक्ष ये कह रहा है प्रदीप जी कि देश के प्रधानमंत्री ने, पता नहीं कहां से राज्य जी ने ये रिसर्च किया, राज्य की पार्टी ने, कांग्रेस ने, कि भाई देश के प्रधानमंत्री ने 15 दिन के भाषण में 232 बार कांग्रेस का नाम लिया, 758 बार मोदी शब्द का इस्तेमाल हुआ। देश के प्रधानमंत्री ने जो जो भाषण दिए उसका आंकड़ा निकाला है इन्होंने। एक बार फिर से सुनिए, 232 बार कांग्रेस का नाम लिया, 758 बार मोदी शब्द का इस्तेमाल किया, 575 बार इंडिया गठबंधन और विपक्ष की बात की। कुल मिलाकर यह शब्द निकाले, कहां से रिसर्च किया राज्य मालूम नहीं, लेकिन इनका यह कहना है कि आपने इन 15 दिनों के अंदर चुनाव प्रचार के दौरान एक बार भी महंगाई बेरोजगारी के बारे में एक शब्द नहीं बोला। राजी, इसका जवाब में बहुत राजी, जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है जो कि सदन में जाता है, और सदन में जब वो सरकार को घेरता है तो सरकार मजबूर होती है किसी काम को करने के लिए। हालांकि महंगाई मुद्दा था, इतनी रीढ़ की नहीं है, इतनी रीढ़ नहीं है विपक्ष के पास, इतनी रीढ़ नहीं है कि सदन में सरकार को महंगाई मुद्दा था या बेरोजगारी मुद्दा था कि नहीं? तो सारे मुद्दे हैं, उनको क्या विपक्ष? तो फिर आपने सब कुछ बोला, माँ से मटन बोला, माँ से मुसलमान बोला, लेकिन माँ से महंगाई नहीं बोला। सर हम तो विकास की बात को लेकर के चल ही रहे हैं। तो विकास में मटन और मच्छी नहीं आता ना।
अरे सर, अगर आप अब ये भ्रम की स्थिति पैदा करेंगे, हम अपने वोटरों को क्या जागरूक भी ना करें? तो ये मंगलसूत्र छीनकर जो है, और ये भैंस कहां से आ गई थी फिर, और बीच में मुजरा भी आ गया। आप एक बात बताइए, इंडी गठबंधन में क्या कोई रोड मैप आपको अब तक दिखाई दिया? राज्य, आप अनुभवी और बहुत ही सीनियर पत्रकार हैं, आप बताइए, इतने सारे चुनाव आपने पीछे कवर किए होंगे। आप 1997 की भी बात में चले जाइए, जहाँ पे कि मिश्रित व्यवस्था में सरकार बनी थी देवेगौड़ा जी की और इंद्रकमल कुमार गुजराल की। तो क्या उस समय विपक्ष के पास कोई क्लियर रोड मैप नहीं था? ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि विपक्ष एकीकृत ठीक, हुआ है। राज जी एक फाइनल कमेंट आपका ले रहा हूं, फाइनल कमेंट वक्त खत्म हो रहा है। एक बड़ा दिलचस्प कमेंट आया है, कह रहे हैं कि 1 तारीख को बैठक होगी, 4 को नतीजे अगर इधर उधर कुछ भी हुआ तो ये 4 तारीख को फिर रिंग रोड पर घूमते हुए दिखाई देंगे। एक वीपी सिंह घूम रहे होंगे और पीछे पीछे ये विपक्ष के नेता होंगे, कुछ इस टाइप का, जैसे वो वीपी सिंह घूम रहे थे रिंग रोड पर कि मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना, इस टाइप का कुछ कमेंट है। फाइनल कमेंट प्लीज आपका। नहीं, कुछ नहीं है, वो सब हो जाएगा। हमारी मेजोरिटी आ रही है और मैं आपको आप ही के चैनल में बताता हूँ बीजेपी के लोग कैसे हैं। प्रदीप भाई काशी से बाहर के हो ना, आप काशी से बाहर के हो ना प्रदीप भाई? अरे आप ज्योतिष कब होगा पैदा हुआ? आप वहाँ कैसे रह रहे हो? आप नकली वोट डालने के लिए काशी क्यों हो गया? फाइनल कमेंट आलोक जी, 10 सेकंड आपके। 5 बजे बाहर आप नकली वोट डालने। ये व्यक्तिगत मंच नहीं है साहब, आप लोग व्यक्तिगत तौर कभी आलोक जी के ऊपर कभी प्रदीप जी के ऊपर, मुद्दों पर बात करिए ना। इस कार्यक्रम का नाम है मुद्दे की बात। ये साजिश है, ये ठीक है, बीजेपी के साजिश करता है। आलोक जी फाइनल कमेंट जल्दी से, 10 सेकंड। अरे मुद्दा मुद्दा बनाने के लिए पिछड़ गई, मुद्दे में पिछड़ गई, इसमें कोई डाउट नहीं है। उन्होंने बीजेपी को एक मौका दे दिया है हमलावर होने के लिए। काश अगर ये एक सेकुलर अपना घोषणा पत्र लेके आ पाते, कांग्रेस का सेकुलर घोषणा पत्र लाती है। ठीक ठीक, कोशिश थी, लेकिन वो नीतीश जी पहले, जगदीश जी माफी चाहूंगा सर, वक्त इजाजत नहीं दे रहा। आप बोलते अच्छा आना चाह रहा था, लेकिन वक्त समय इजाजत नहीं दे रहा। पक्का 4 तारीख तय, 4 तारीख पूरा वक्त। आलोक जी थोड़ा नहीं, आलोक जी का नंबर उपलब्ध करवाइएगा जगदीश जी को कार्यक्रम खत्म होने के बाद, पर्सनली बात करिएगा आराम से। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मनमोहन सिंह ने तोड़ी चुप्पी या मौन, मुद्दे क्या वाकई में है गौण? नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।